जब साल 1907 में ओक्लाहोमा अमेरिका का एक आधिकारिक राज्य बना, तब क्री जनजाति के देखभाल करने वालों के वंशजों को जमीन के हिस्से दिए गए। उन्हीं में से एक थी एक छोटी सी लड़की सारा रेक्टर। उसे भी जमीन का एक टुकड़ा मिला, लेकिन सारा खुद नहीं जानती थी कि उस जमीन का क्या किया जाए। वो जमीन देखने में बिल्कुल बेकार लगती थी। चारों तरफ सूखी मिट्टी, जहरीले सांप और बार बार आने वाले तूफान। सारा के पिता जो का कहना था कि ऐसी जमीन को बेच देना ही बेहतर है। लेकिन एक दिन सारा ने कुछ अजीब महसूस किया। उसे लगा जैसे उसकी जमीन के नीचे कुछ जोर जोर से बह रहा हो। सारा अपने पिता जो के साथ तेल कंपनियों के दफ्तरों के चक्कर लगाने लगी। लेकिन उस जमाने में एक अश्वेत आदमी को दफ्तर में घुसने तक नहीं दिया जाता था। हर बार जो को अपमानित करके बाहर निकाल दिया जाता। एक दिन जो पैन ओक्लाहोमा पेट्रोलियम नाम की कंपनी में गया, वहां के लोगों ने उसे कचरा उठाने वाला समझ लिया और उसी तरह का व्यवहार किया। उधर सारा एक कैफे में चली गई, लेकिन वो कैफे सिर्फ गोरे लोगों के लिए था। एक आदमी ने प्यास से तड़पती सारा को पानी की जगह नींबू पानी ऑफर किया। जब सारा ने नींबू पानी पी लिया तो वेट्रेस ने उसका गिलास कपड़े से उठाया, जैसे वो छूने लायक भी न हो। सारा उस आदमी को धन्यवाद देना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही वेट्रेस ने उसे जबरदस्ती बाहर निकाल दिया। उसी समय जो ने साफ शब्दों में कहा, मैं कचरे के लिए नहीं आया हूं। सारा ने शांति से जवाब दिया, तो पहले जमीन जोतनी पड़ेगी। सारा की समझदारी से प्रभावित होकर बिग जिम ने अपना स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट दिया। उसने कहा कि वो 6 महीने के लिए प्रति हेक्टेयर 50 सेंट देगा। कुछ ही दिनों बाद एक आदमी उनके घर आया और जमीन खरीदने की बात करने लगा। उसने जो से कहा कि मर्दों की तरह बात करें, लेकिन सारा जिद करके वहीं खड़ी रही और बोली, ये मेरी जमीन है। वो हर बात ध्यान से सुन रही थी। आदमी ने पहले कम कीमत लगाई, फिर धीरे धीरे बढ़ाता गया। जब जो ने कहा कि पहले बेटी से पूछना पड़ेगा, तो वो आदमी गुस्से में वहां से चला गया। तभी सारा समझ गई कि ये आदमी उसी कंपनी की तरफ से भेजा गया था। कुछ देर बाद सब चले गए और इस सब के लिए बिग जिम सारा से बुरी तरह नाराज हो गया। अब उन्हें पता चल चुका था कि हम इस जमीन को चाहते हैं। इसी बीच सारा का कुत्ता ब्लू, जिसे गोली लगी थी, कहीं भाग गया था। सारा ने कहा, ये दस्तावेजें कभी शाप है। लेकिन रोज ने कहा, यही तो तुमने कहा था कि भगवान ने तुम्हें ये जमीन किसी खास वजह से दी है। अगले दिन सारा अपने कुत्ते को ढूंढने निकली। उसे सिर्फ उसका गले का पट्टा मिला। लेकिन ब्लू को ढूंढते ढूंढते सारा एक तेल शिविर में पहुंच गई। वो उन खुरदरे और सख्त आदमियों के बीच बिना डरे घूम रही थी। वहीं उसकी मुलाकात फिर से बर्ट से हुई, वही आदमी जो कैफे में था। सारा ने उससे कहा, हम पहले कैफे में मिले थे। बर्ट के साथ ही मेस ने कहा, हाँ वही होगा। बर्ट भी तेल की तलाश में था। वो खुद को खोजी और वाइल्ड कैट कहता था। सारा ने समझाया, मेरी जमीन के नीचे तेल है। पनुकी ने मेरी जमीन को रोक रखा था और ये कहकर मुझे हटाना चाहता था कि वहां कुछ नहीं है। उन्होंने एक दलाल भी भेजा था जो मुझे जमीन बेचने के लिए उकसा रहा था और सूखी जमीन के बदले $6 प्रति हेक्टेयर की पेशकश कर रहा था। अब सारा को एक साझेदार की जरूरत थी, किसी ऐसे इंसान की जो तेल बाहर निकालने में उसकी मदद कर सके। लेकिन बर्ट ने हंसते हुए कहा, गुड लक हनी बी। ये सुनकर सारा को गुस्सा आ गया। उसने कहा, मैं तुम्हें एक बिजनेस ऑफर दे रही हूं और तुम मुझे बच्चे की तरह ले रहे हो। बर्ट उठकर फिर से सारा के पास आया। उसने उसकी जमीन के बारे में पूछा। बर्ट के पास खुद का कोई उपकरण नहीं था। सारा ने कहा, कोई बात नहीं, पन्नू की सारा सामान मेरी जमीन पर छोड़ कर गया है। ये सुनते ही बर्ट ने अपने साथी मेज को पकड़ा और सारा के साथ चल पड़ा। लेकिन सारा ने कहा, जाने से पहले हमें अपनी शर्तें तय करनी होंगी। दोनों ने 50-50 के बांटवारे पर सहमति बनाई और हाथ मिलाया। जब बर्ट ने पहली बार वहां रखा शानदार उपकरण देखा तो वो खुश हो गया। उसने कहा, ये मिट्टी भी बेहतरीन है। ये एक क्लासिक संरचना है। बर्ट ने सारा के माता पिता का आशीर्वाद लिया और ड्रिलिंग शुरू कर दी। पनुकी पहले ही लगभग 300 मीटर तक खुदाई कर चुका था। जब उन्होंने उस जगह को छोड़ा तो उसका नया नाम रखा गया। सारा का तेल। एक दिन बातचीत के दौरान बर्ट ने बताया, मैं और मेस ने पहले सोने चांदी से
शुरुआत की थी और अब तेल तक पहुंच गए हैं। हमने हर मुमकिन कोशिश की है। एक बार मैंने एक कुएं से $70,000 कमाए थे और फिर अगले सूखे कुएं में सब गंवा दिया। उन्हें पूरा यकीन था कि यहां तेल है, सवाल सिर्फ ये था कि कितना। तभी बिग जिम वहां आ पहुंचा। मेस दौड़कर अंदर गया और हथियार उठा लिया। बिग जिम ने कहा, ये मेरी जमीन है, मैं तुम्हें 20 मिनट देता हूं। यहां से निकलने के लिए उसके पास कॉन्ट्रैक्ट था। बिग जिम तारीख चूक चुका था और उसने उसे बदल दिया था। सारा ने कहा, ये तो स्कूल में बच्चों की नकल से भी बदतर है। बर्ट ने बिग जिम पर हथियार तान दिया। बिग जिम ने बर्ट को थक कहा। औरतों से पैसे ठगने वाला बिग जिम ने लगभग $20 प्रति एकड़ की पेशकश की, लेकिन सारा ने साफ कहा, मैं नहीं बेचूंगी। जब बिग जिम वहां आया तो बर्ट को समझ आ गया कि यहां बहुत ज्यादा तेल है और इसी वजह से वो लड़ाई पर उतर आए हैं। एक दिन जब ड्रिलिंग चल रही थी, मशीन में खराबी आ गई। बर्ट ने मेज से मशीन रोकने को कहा। सबको डर था कि कहीं मशीन फट ना जाए। मेज नीचे से देखकर बोला कि मशीन फंस गई है। वो लगभग 450 मीटर गहराई तक पहुंच चुके थे, लेकिन यही काम रुक सकता था। सबको लगा अब ड्रिलिंग छोड़नी पड़ेगी, लेकिन मेज ने कहा कि ढीली चट्टान को विस्फोटक से उड़ाया जा सकता है। बर्ट को यह बहुत जोखिम भरा लगा और इसके लिए बहुत ज्यादा विस्फोटक चाहिए था। तभी सारा ने कहा, कोई हैरानी नहीं कि तुम्हें हमेशा सूखे कुएं ही मिलते हैं। तुम बहुत जल्दी हार मान लेते हो। मेश ने दीवार पकड़ने वाले हुक से कोशिश करने का सुझाव दिया, लेकिन यह तरीका आधे मौकों पर ही काम करता था। ऊपर से ऐसे हुक मिलना मुश्किल था और इसके लिए और उपकरण चाहिए थे। सारा ने कहा, मेरे शिक्षक कहते हैं कि जिंदगी में हर चीज की एक कीमत होती है। यहां असली कीमती चीज क्या है? यह सुनकर बर्ट को एक विचार आया। वो सारा और एक नमूने के साथ एक भूवैज्ञानिक के पास गया ताकि उसकी जांच करवाई जा सके। इस जांच में $10 लगने थे। बर्ट ने अपने कपड़ों में पड़े नोट गिने और जैसे तैसे $10 जुटाए। जांच में कुछ घंटे लगने वाले थे। बर्ट और सारा टहलने निकले। तभी बर्ट की मुलाकात एक महिला से हुई। बर्ट ने दावा किया कि वो उसके दिवंगत पति को जानता था, जो उसके नाम पर छोटे तेल अनुबंध खरीदना चाहता था। बर्ट अपनी बातों से उस महिला को उलझाता रहा। उस महिला ने बर्ट को खाने पर बुलाया। बर्ट पहले भी एक बार इस महिला से छेड़खानी कर चुका था। थोड़ी देर बाद भूवैज्ञानिक ने उन्हें बताया कि तेल अभी भी कुछ 1000 फीट नीचे है और ये अच्छा तेल नहीं है, क्योंकि इसमें नमकीन पानी की मिलावट बहुत ज्यादा है। बर्ट और सारा फिर से निराश हो गए, लेकिन बर्ट को अंदर से कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वे वहीं कुछ देर रुके रहे। जैसे ही भूवैज्ञानिक बाहर निकला, बर्ट ने उसे पकड़ लिया और पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? भूवैज्ञानिक ने बताया कि वह नमूना पनूकी के पास ले जा रहा है। उन्होंने उसे पैसे देकर खरीदा था। अब जरूरी था कि जांच सही जगह करवाई जाए। बर्ट ने कहा कि ऊपर पहाड़ियों में एक बूढ़ा आदमी रहता है जो असली काम जानता है। उसने एक शब्द कहा जो नस्लभेदी था। यह सुनकर सारा को गुस्सा आ गया। बर्ट को समझ आ गया कि उसने गलत बात कह दी है। उसने सारा से माफी मांगी। सारा ने कहा कि कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं। बर्ट ने कहा कि मैं वैसा नहीं हूं। सारा ने कहा कि अब जो शहर आने वाला है उसका नाम टैफ्ट है। वो एक अश्वेतों का शहर है, या था। वे ऐसे आदमी को ढूंढ रहे थे जिसके पास किसी बड़ी यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं थी, लेकिन उसने दावा किया कि वो जिंदा किसी भी भूवैज्ञानिक से ज्यादा जानता है। उसने जांच के लिए $5 मांगे। बर्ट और सारा वहीं बैठे रहे जब तक जांच पूरी नहीं हुई। जैसे ही जांच खत्म हुई, भूवैज्ञानिक घबरा गया। उसने कहा कि उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। इसका घनत्व खतरनाक रूप से ज्यादा है। गुरुत्व का मापा गया मान 40 डिग्री था, जो बेहद दुर्लभ था। कच्चा तेल इतना शुद्ध था कि यह पूरा इलाका ओक्लाहोमा का सबसे अमीर तेल क्षेत्र बन सकता था। सारा के पास रेलगाड़ियों जितना तेल था, लेकिन कुआं जाम था और उसे ठीक करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए था। मेस ने मजाक में कहा कि अब क्या हम बैंक लूटें? अगले दिन बर्ट बैंक गया ताकि कर्ज ले सके। उसने अपना नमूना दिखाया। बर्ट को दीवार पकड़ने वाले हुक के लिए $2000 चाहिए थे, लेकिन बैंक ने जाम कुएं के लिए कर्ज देने से मना कर दिया।
उन्हें ये बहुत जोखिम भरा लगा। जब बर्ट बाहर जाने लगा तो उसने कुछ महिलाओं को देखा। वो कैफे के सामने उनसे छेड़खानी करने लगा। एक के बाद एक महिला को उसी कैफे में ले गया। सारा दूर से सब देख रही थी। वो सीधे उनके पास गई और कहा कि मैं बर्ट की बिजनेस पार्टनर हूं। उसने महिलाओं को अपनी बात समझाई कि उन्हें उपकरण चाहिए और वो बहुत महंगे हैं। बर्ट दूसरी लड़की से भी बात कर रहा था। उसने कहा कि वो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि वो तुम्हें ज्यादा पसंद करता है। वहां की वेट्रेस ने किसी जज को बुला लिया। जैसे ही बर्ट और सारा ने जज को देखा, वे उठकर वहां से चले गए। बर्ट ने जाकर विस्फोटक खरीदे। दुकानदार ने सारा को देखा और उसकी तरफ बढ़ा। बर्ट ने कहा कि ये मेरी तरफ है। जैसे ही दुकानदार कुछ नस्ल भेदी बोलने वाला था, बर्ट ने उसे मार दिया। जब वे घर पहुंचे तो मार्शल ने बताया कि क्री जनजाति के कुछ बच्चों को उनकी नींद में मार दिया गया है। वो बाकी परिवारों को चेतावनी देने आया था। सारा घर के अंदर रोने लगी। वो बच्चे उसके सहपाठी थे। रोज डर गई। उसने बर्ट से कहा कि मेरी बेटी मेरी जमीन का नमक है और मेरे आसमान का सूरज। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। अगले दिन मेस ने बर्ट से पूछा कि तुमने उस विधवा को उसके पैसों के बदले क्या दिया? यकीनन तुम्हारे पास जितना है उससे ज्यादा, और ऐसे काम के लिए आदमी जेल जाता है। बर्ट ने कहा कि हमें पैसों की जरूरत थी और मैंने इंतजाम कर लिया। अब जल्दी करो और काम पर लगो। उन्होंने फिर से इंजन चालू किया। सब खुश थे कि काम फिर से चल पड़ा है, लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। मशीन फिर से फंस गई और उसी समय कई गाड़ियां उनकी तरफ आती दिखी। पनूकी का वकील सारा को कुछ कागज देने आया था। ये मुकदमा था जिसमें पनूकी की सारी मशीनें वापस मांगी जा रही थीं और पूरे तेल पर दावा किया जा रहा था। उनका कहना था कि सारा ने गैर कानूनी तरीके से उन्हें जमीन से बाहर निकाला है, क्योंकि एक उपसमझौते पर उसके हस्ताक्षर थे। बर्ट हंस पड़ा। उसने कहा कि एक 11 साल की लड़की ने तुम्हें बाहर निकाल दिया। बर्ट ने साफ चेतावनी दी कि अगर पनूकी का कोई भी आदमी इस जमीन पर पैर रखेगा तो उसे गोली मार दी जाएगी। वकील ने कहा कि उसके मालिक की तरफ से बर्ट के लिए एक उदार प्रस्ताव है और उसने कहा कि यह पूरा मामला सालों तक अदालत में चल सकता है, लेकिन बर्ट ने प्रस्ताव सुने बिना ही मना कर दिया। इसके बाद उन्होंने उसे मारना शुरू कर दिया। बर्ट बिग जिम के साथ गाड़ी में बैठा था। बिग जिम ने कहा कि देखो कितना शानदार सौदा है, लेकिन इतनी सारी दौलत का ये छोटी लड़की क्या करेगी? अदालतों को भी चिंता है। स्थानीय जज इतने आलसी हैं कि अनपढ़ और कम उम्र के पूर्व गुलाम लोगों के मामलों में पढ़ना नहीं चाहते। राज पूरी तरह गोरे प्रतिनिधियों के हाथ में है। बर्ट को बस सारा का प्रवक्ता बनना था और फिर वह जमीन पनूकी को बेच सकता था। बर्ट ने थोड़ा सोचा और बदले में 15 पॉइंट्स की मांग रख दी। बिग जिम ने कहा कि आमतौर पर लाइसेंस फीस 12.5 होती है। बर्ट ने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि मैं इस लड़की के खिलाफ जाऊं तो मुझे पूरा फायदा मिलना चाहिए। बिग जिम मान गया। इसके बाद बर्ट सारा के पास गया और उसके पूरे परिवार से कहा कि हथियार उठाओ और घर छोड़ दो। रोज डर से काम रही थी। उसने कहा कि अगर तुम्हें जमीन चाहिए तो ले लो। रोज को सिर्फ अपनी बेटी की सुरक्षा की चिंता थी, और वैसे भी मैं बाद में तुम्हारा नुकसान पूरा कर दूंगा। जब सारा का परिवार घर लौटा तो उनका कुत्ता वापस आ चुका था। वो जिंदा था। उसे देखकर सब खुश हो गए। उसी शाम रोज ने सारा से पूछा कि अगर मैंने पहले पूछा होता ताकि तुम मेरी जिंदगी के मालिक बन जाओगे। बर्ट ने कहा कि मुझे तुम्हारे भरोसे की जरूरत है, क्योंकि मैं सिस्टम को जानता हूं और उसका इस्तेमाल करना भी। सारा दस्तखत करते समय अपने माता पिता की तरफ देखती रही। उसने बर्ट से पूछा कि तुम मेरी रक्षा करोगे ना? बर्ट ने हाँ कहा। सारा ने दस्तखत कर दिए। अब सब कुछ जांचा गया है। ये साबित करने के लिए मुकदमा चलेगा। सारा ने पहले की तरह बर्ट से हाथ मिलाया। बर्ट चला गया। जो को बर्ट पर ज्यादा भरोसा नहीं था, उसने सारी जिंदगी दौलत के पीछे भागते हुए देखी थी। क्या उस पर भरोसा करना सही था? सारा को लगा कि हाँ, उसके पिता को नहीं लगा। सारा की माँ ने कहा कि मैं रसोई की मेज पर खड़ी होकर कसम नहीं खाऊंगी। हम किसी इंसान के दिल में क्या चल रहा है ये नहीं देख सकते।
लेकिन कल हम सिर उठाकर अदालत जा सकते हैं। इसका मतलब था कि सारा को जज के सामने बोलना होगा। रोज ने कहा कि भगवान तुम्हें सही शब्द देंगे। अदालत के बाहर कई अश्वेत लोग सारा के समर्थन में इकट्ठा हुए और गोरे सुधारकों के कानून के खिलाफ खड़े हुए, क्योंकि कई सुधारक तेल वाली जमीन वफादार लोगों से छीन लेते थे और अब सबको पता चल चुका था कि सारा की जमीन के नीचे तेल है। सारा अदालत पहुंची। एक महिला मिस बैरेट ने सारा की तरफ से सेवा देने की पेशकश की, लेकिन जज ने उसे मना कर दिया। जज ने सारी बात सारा से ही साफ की। सारा ने पूछा कि मेरे माता पिता ऐसा क्यों नहीं कर सकते? राज ने मुझे ये जमीन मेरे पूर्वजों की वजह से दी है। उसने कहा कि जब इस जमीन पर सिर्फ झाड़ चंखाड़ उगते थे तब ये मेरी थी, लेकिन जब लोगों को पता चला कि इसमें तेल है तो उन्हें लगा कि ये उनकी हो गई और इसके लिए उन्हें एक गोरी कसम चाहिए थी। सारा बस वही रखना चाहती थी जो उसे दिया गया था। उसने कहा कि क्या कानून इसी के लिए नहीं होता? अदालत में बैठे अश्वेत लोग सारा के समर्थन में बोलने लगे। जज ने सुनवाई मंजूर की और बेयर्ड की तरफ देखा। बेयर्ड के दिमाग में विचार दौड़ने लगे। जैसे ही वे बाहर निकले, जो बेयर्ड ने कागजों की एक प्रति मांगी। मिस बर्नार्ड उसकी तरफ से सब कुछ दे बेयर्ड ने उसे कागज दे दिए। बेयर्ड ने सारा से कहा कि मैं बस चाहता हूं कि तुम मुझ पर भरोसा करो। उसने कहा कि मुझे 15 पॉइंट्स चाहिए और वो सिर्फ तुम्हारी जमीन के लिए नहीं बल्कि उसके आसपास की हर संपत्ति के लिए होंगे। बेयर्ड जानता था कि सारा की जमीन का ग्रेविटी 146 है और बिग जिम आसपास की जमीनें इसलिए खरीद रहा था ताकि उनका तेल चुरा सके। बिग जिम ने चुपचाप बेयर्ड की शर्तें मान लीं। बेयर्ड ने कहा कि मैं ये भी चाहता हूं कि तुम्हारी सुरक्षा की पूरी गारंटी हो। सारा ने देखा कि बेयर्ड पनुकी के दफ्तर में कैसे दाखिल हुआ। वह उसके पास गई और बोली कि तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए सही काम करोगे। बेयर्ड ने कहा कि मैं करूंगा और मेरे पास एक योजना है। उसने कहा कि तेल का कारोबार बहुत बेरहम होता है, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिलेगा। लेकिन सारा ने कहा कि यहां बात मेरी नहीं है बल्कि उसकी आत्मा की है, मिस्टर बेयर्ड स्मिथ। मेस ने सारा के परिवार को घर छोड़ दिया, लेकिन वापस आते समय उसने एक छिपी हुई गाड़ी देखी। वो पनुकी के आदमी थे। उन्होंने बंदूकें निकाल लिए और मेस को घेर लिया। मेस ने भी अपनी बंदूक निकाली, लेकिन वे 2 थे। उन्होंने मेस को मार डाला। जब रोज ने गोलियों की आवाज सुनी तो उसने अपने दोनों बच्चों से कहा कि वे क्री नेशन की तरफ भागे हैं। पनुकी के आदमी उसके घर के सामने आ चुके थे। रोज ने चाकू पकड़ा और जो ने अपनी बंदूक उठा ली। थोड़ी देर बाद बेयर्ड ने देखा कि पनुकी के आदमी वहां से जा रहे हैं। मिस बर्नार्ड बेयर्ड के सामने आई। वह अपने साथ एक पत्रकार मिस्टर फर्ह को लेकर सारा को लेने आई थी। बेयर्ड ने उनसे कहा कि वे उसे भी साथ ले चले। जब वे वहां पहुंचे तो जो बंदूक लेकर बाहर आया। उसने बताया कि पनुकी के आदमी सारा की वजह से आए थे और उन्हें भगाने के लिए मुझे गोली चलानी पड़ी। बेयर्ड ने इसको ढूंढने गया और उसे सिर्फ उसकी लाश मिली। मिस बर्नार्ड ने कहा कि अगला निशाना सारा है। वे तुम्हारे लिखे हुए कागजों के आधार पर जमीन पर मुकदमा कर रहे हैं और तुम्हें इसलिए मारना चाहते हैं ताकि मेरे जैसी कोई फिर अदालत न जा सके। बेयर्ड ने कहा कि अगर हम दोबारा जज के पास जाएं और आरोप उठाकर तुम्हें सौंप दें तो क्या होगा, लेकिन इसके लिए पहले सारा को ढूंढना होगा। सारा, उसका छोटा भाई और कुत्ता साउथ स्ट्रीम में अपने लोगों का इंतजार कर रहे थे और मां के निर्देशों का पालन कर रहे थे। पनुकी के आदमी क्री इलाके में घुस आए। उन्होंने एक रंगीन लड़की के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ लड़की चाहिए। जब कोई जवाब नहीं मिला तो वे आगे बढ़ गए। इसी बीच सारा प्रार्थना कर रही थी। उसने कहा कि मेरी मदद करो यीशु। तभी उसने एक गाड़ी को अपनी तरफ आते देखा, लेकिन वो पनुकी के गुंडे थे। सारा ने अपने भाई से कहा कि वह भाग जाए। गुंडों ने उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। तभी स्थानीय पुलिस वहां पहुंच गई। सारा का परिवार भी उनके पीछे आ गया। रोज अपने बच्चों से दोबारा मिल गई। सारा को मेस की हत्या के बारे में पता चला। बेयर्ड ने उसे हर चीज के लिए माफी मांगी। बर्नार्ड जज के पास गईं
और कहा कि इस बच्ची की कस्टडी दोबारा देखी जानी चाहिए, क्योंकि पूरा देश देख रहा है कि उसकी जान लगातार खतरे में है। जज ने बात समझी और कागजों में एक गलती निकाली। बेयर्ड ओक्लाहोमा का निवासी नहीं था, बल्कि टेक्सास का था, लेकिन कागजों में उसने खुद को ओक्लाहोमा का निवासी बताया था। वह ओक्लाहोमा में स्थायी निवास साबित नहीं कर सका। इस वजह से उसे कुएं में लगे डायनामाइट को उड़ा दिया और सब कुछ उबलने लगा। जमीन से तेल तेजी से बाहर फूट पड़ा। सारा खुशी से दौड़कर उसके पास पहुंची। बिग जिम बोला, ये मेरा तेल है। उसने अपनी बंदूक निकाली। जब सारा ने देखा कि वह जा रहा है तो उसने कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? बेयर्ड ने समझाया कि उस विधवा के पास दोष 50% हिस्सेदारी है। सारा बोली, लेकिन हम तो साझेदार हैं। लेकिन बेयर्ड ने सारा के पैसे लेने से मना कर दिया। सारा ने उसे पहले ही बहुत कुछ सिखा दिया था। उसने उसकी आत्मा की बात की, जो उससे पहले किसी ने नहीं की थी। बेयर्ड बोला, मैं एक खजाना खोजने वाला हूं। बाहर मेरे लिए एक और